नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई गाथा के साथ। आज हम डाकू सुल्ताना की गाथा को लेकर आए हैं जो अपने जीते जी ही किंवदंती बन गया था, परी कथाओं का हिस्सा बन गया था, जिस पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक फिल्में बनी। आज भी जिसके ऊपर लोकगीत किए जाते हैं और नौटंकियों का आयोजन किया जाता है। तो चलते हैं सुल्ताना की गाथा पर। प्रिय मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। डाकू सुल्ताना का जन्म यूपी के मुरादाबाद जिले के हथराला गांव में हुआ था। डाकू सुल्ताना बंजारा जाति की तरह घुमंतु जाति बहादुर जनजाति से संबंध रखता था। इस जनजाति को अंग्रेजों ने जरायाम पेशा की जनजाति करार दे दिया। जरायाम पेशा ऐसी जाति जो लूटती है, चोरियां करती है और बहुत से स्त्री और पुरुषों को नजीबोदौला के किले के अंदर बंद कर दिया गया। डाकू सुल्ताना उनमें से एक थे। जब डाकू सुल्ताना ने अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर किए हुए अत्याचार देखे और किले के अंदर जरायम पेशा के नाम पर उन्हें जो प्रताड़ना दी गई, तो उसका खून खोल उठा और वो अंग्रेजों से नफरत करने लगा। 17 साल की उम्र में डाकू सुल्ताना ने किले की मिट्टी के दीवार को फांदकर जंगल की राह ली और अपने हाथों में बंदूक थाम ली। यह डाकू सुल्ताना अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गया। सर्वप्रथम इसने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और एक पुलिस अधिकारी जाफर ने इन्हें एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। जाफर जो बाद में प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार बने। उनके ऊपर, डाकू सुल्ताना के ऊपर किसी हत्या का इल्जाम सिद्ध नहीं हो सका और कुछ समय के बाद ही वो जेल से निकल करके भाग गए। उन्होंने अपना अब एक बहुत बड़ा गैंग बनाया और नजीबाबाद के जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया। उन दिनों देहरादून का रास्ता नजीबाबाद से होकर जाता था। डाकू सुल्ताना अंग्रेजों की ट्रेन लूट लिया करता था और वो सारा पैसा गरीबों के अंदर बांट दिया करता था। उसने बहुत से अमीरों को लूटा, बहुत से जमींदारों को लूटा, बहुत से साहूकारों को लूटा और बहुत सा पैसा गरीबों को बांट दिया। वह छोटे दुकानदारों से जब भी कोई सामान खरीदता था तो उसे उसका दुगना पैसा देता था। इसलिए गरीब, मजदूर और किसानों का डाकू सुल्ताना हितैषी बन गया। एक कहानी ये भी आती है कि उसे एक अंग्रेज महिला से प्रेम हो गया था। जब अंग्रेजों ने उसे डराया धमकाया तो डाकू सुल्ताना डकैती के पेशे में आ गया। डाकू सुल्ताना जब भी कोई डकैती करता तो उसकी खबर उसके मालिक को दे दिया करता था कि फला तारीख को दिन में इतने बजे मैं डकैती करना आ रहा हूं, मुझे रोकना हो तो रोक लेना। उसका मुखबिरी तंत्र इतना मजबूत था कि उसे पल पल की खबर मिलती रहती थी। पर्सी विंडहैम नाम के उस समय पुलिस कप्तान उससे बहुत परेशान हो चुके और 1922 के आसपास तो डाकू सुल्ताना की लोक कथाएं अब भारत के अंदर चलने लगी थी। संपूर्ण उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब तक वह डाके डालने लगा था। अतः पर्सी विंडहैम ने इंग्लैंड से एक पुलिस अधिकारी फ्रेडरिक यंग को बुलवाया। फ्रेडरिक यंग ने आकर के डाकू सुल्ताना के तौर तरीकों का अध्ययन किया, उन फाइलों का अध्ययन किया कि वह किस तरीके से लूट को अंजाम देता है। यंग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डाकू सुल्ताना का मुखबिरी तंत्र बहुत मजबूत है और जब तक ये मुखबिरी तंत्र नहीं टूटेगा तब तक डाकू सुल्ताना को गिरफ्तार करना असंभव है। सबसे पहले उन्होंने मनोहर लाल नाम के एक पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जो डाकू सुल्ताना का खास माना जाता था। डाकू सुल्ताना अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था। उसने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रख रखा था और खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। अपने घोड़े का नाम उसने चेतक रख रखा था। डाकू सुल्ताना ने एक बार एक जमींदार के यहाँ लूट डाली और जमींदार के यहाँ शादी चल रही थी। उसने 10,000 रुपए की लूट डाली। उसी समय उसकी गैंग के डाकू पहलवान ने दुल्हन का अपहरण कर लिया तो डाकू सुल्ताना ने उसको बहुत पीटा और सह सम्मान तोपों के सहित दुल्हन को विदा कर दिया। डाकू सुल्ताना महिलाओं का बहुत सम्मान करता था। फ्रेडरिक यंग ने 300 पुलिस वालों की एक स्पेशल कमांड तैयार की जिसमें 50 घुड़सवार सैनिक पुलिस वाले भी तैयार किए गए
और फ्रेडरिक यंग ने एक अब्दुल रज्जाक नाम के एक खास व्यक्ति को, जो डाकू सुल्ताना खास था, उसको अपनी तरफ से मिला लिया। एक बार जब फ्रेडरिक यंग डाकू सुल्ताना को जंगल में छानते छानते उसके नजदीक पहुंचा तो डाकू सुल्ताना की रक्षा कर रहे 2 पहरेदारों ने डाकू सुल्ताना को यह खबर पहुंचा दी। उस समय फ्रेडरिक यंग बिल्कुल घिर चुका था और अगर वो चाहता डाकू सुल्ताना तो उसको गोली से उड़ा सकता था, लेकिन डाकू सुल्ताना ने ऐसा नहीं किया। जब सब तरीके से अंग्रेज पुलिस तंग आ गई तो उन्होंने जिम कार्बेट की मदद लेने की सोची। जिम कार्बेट उस समय के एक प्रसिद्ध शिकारी थे और जो कुमाऊं इलाके की बहुत ही गहरी नॉलेज रखते थे। जिम कार्बेट जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे, लेकिन एक बार जिम कार्बेट भी डाकू सुल्ताना के घेरे में फंस गए और डाकू सुल्ताना ने उनकी जान बख्श दी। अंग्रेजों के लिए अब ये सिरदर्द बन चुका था कि डाकू सुल्ताना को कैसे पकड़ा जाए। अब्दुल रज्जाक पल पल की खबर डाकू सुल्ताना की देने लगा। इसी प्रकार से एक बार फ्रेडरिक यंग ने डाकू सुल्ताना से मिलने की सोची और यह तय हुआ कि डाकू सुल्ताना के द्वारा निर्धारित की गई जगह पर दोनों बिना हथियारों के आएंगे। तो डाकू सुल्ताना ने फ्रेडरिक यंग से मिले और उन्हें एक तरबूज खाने को दिया। फ्रेडरिक यंग डाकू सुल्ताना से बहुत प्रभावित थे, लेकिन शर्तों पर बात नहीं बनी। अतः फ्रेडरिक यंग ने अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया। डाकू सुल्ताना के कुछ एक विश्वस्त साथी मारे गए, उनका गैंग छोटा होने लगा। जब फ्रेडरिक यंग को बिल्कुल ये पता चल चुका था कि आज इस जंगल के अंदर डाकू सुल्ताना इस मवेशी खाने के अंदर आकर सोएंगे, तो रात को धीरे धीरे रेंगते फ्रेडरिक यंग ने उस मवेशी खाने के अंदर दबिश दी। उसमें एक व्यक्ति चारपाई पर सो रहा था और फ्रेडरिक यंग ने सोते हुए डाकू सुल्ताना की छाती पर बैठकर उसको काबू में कर लिया। डाकू सुल्ताना ने भागना चाहा, लेकिन सैमुअल पेरिस नाम के एक पुलिस अधिकारी ने बट से उनकी टांग पर दे मारी, जिससे डाकू सुल्ताना भाग नहीं सके। बाद में डाकू सुल्ताना और उसके 15 साथियों को फांसी की सजा सुनाई दी गई। फ्रेडरिक यंग डाकू सुल्ताना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने डाकू सुल्ताना की फांसी की सजा माफी के लिए अंग्रेज अधिकारियों को कई पत्र लिखे, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में डाकू सुल्ताना ने फ्रेडरिक यंग से ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई डाकू के बेटे के रूप में याद करे, तुम जाओ और इसकी परवरिश करना। फ्रेडरिक यंग ने डाकू सुल्ताना के बेटे को इंग्लैंड भेजा, उसकी उच्च शिक्षा दीक्षा करवाई और डाकू सुल्ताना का बेटा आगे जाकर के बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बना। डाकू सुल्ताना को जब पकड़ा गया तो सब गरीब मजदूरों की आंखों में आंसू थे। शेब जिम कार्बेट भी नहीं चाहते थे कि उस व्यक्ति को उन व्यक्तियों के सामने हथकड़ी लगा करके लाया जाए जिसके नाम से वो कभी व्यक्ति कांपते थे। जब जिम कार्बेट मानते थे कि डाकू सुल्ताना एक बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति था, वो किसी कारणवश डाकू बन गया था। डाकू सुल्ताना हत्या से नफरत करता था और जब तक हत्या नहीं करता था कि जब तक कि कोई उसका विरोध नहीं किए। आज भी डाकू सुल्ताना लोक कथाओं की उदत्तियों के अंदर जीवित है। प्यारे मित्रों, वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। अपने भाई को सपोर्ट करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।